गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। चलिए हमारा ग्रेविटेशन हम कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक एपिसोड 4 होगा शायद। हाँ क्या सच में? ओके चलिए देखते हैं फिर। क्वेश्चन हमको दिया है, देखो टू मासेस m and 2m आर प्लेस्ड l/2 डिस्टेंस अपार्ट एज शोन इन फिगर, फाइंड द फोर्स बिटवीन देम। ठीक है, 2-3 फोर्स के क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद हम जो है तो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ने वाले आज। ठीक है, आज का मेन टॉपिक हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो अब देखो यहाँ पर हमको मासेस के बारे में तो बता दिया कि ये है 2m और ये एक m, ठीक है ना, ऐसे लगा दिया। उनके बीच में डिस्टेंस l/2 रखा। ठीक है, ये थोड़ा सा दूर मैंने बताया है क्योंकि वो दूर दिख नहीं रहा था। l/2 बहुत छोटा डिस्टेंस होगा ना, ऐसे करीब करीब रखे हुए वो। और ये 2m है, ये m है। इसकी जो लेंथ है वो l है, इसकी लेंथ 2l है। मतलब हमारी अगर हम रूलिंग देखेंगे, ये एक रूलिंग l/2 की हो गई है ना, एक रूलिंग हमारी पेज की l/2 की हो गई अगर इसको प्रोपोर्शन में देखा जाए तो। और हमको बोला है कि इन दोनों के बीच में फोर्स कैसा है। तो हमको एक कॉन्सेप्ट पता है, एक कॉन्सेप्ट हमको पता है, वो है सेंट्रल फोर्स का कॉन्सेप्ट। कि ग्रेविटी का जो फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स यानी कि सेंटर टू सेंटर एक्ट करता है, एक्ट सेंटर टू सेंटर। अब यहाँ पर सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसा देखा जाएगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका मान लो यहाँ है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है, या सेंटर ऑफ मास मान लो, रॉड्स है ना वो, ऐसे छोटे छोटे रॉड्स है वो, बिल्कुल ठीक है, ऐसे मान लिया। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा ना, तो वो ऑब्वियसली ये लाइन पर लग रहा होगा, ये लाइन पर फोर्स है बीच में इन दोनों के। ठीक है, और ये जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स पहले वाला मास m इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और ये 2m जो है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, इस तरह से। अब ये दोनों के बीच में डिस्टेंस ये r हो गया। ठीक है, समझे बात को, ये हो गया r डिस्टेंस। अब अपने को r मालूम है क्या? नहीं। तो अपन क्या करते हैं, r अगर नहीं पता है तो हम इसको ऐसे प्लॉट करेंगे यहाँ तक, और इसको ऐसे प्लॉट करेंगे, तो ये ट्रायंगल बन जाएगा हमारे पास में। और हम इसको बाहर ला लेते हैं ऐसा, और एक ट्रायंगल बना लेते हैं कि ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा, ऐसा ट्रायंगल बन जाएगा। वो कैसा बनेगा? अब क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था कि ये 2l का डिस्टेंस है टोटल, है ना, ये टोटल 2l है। तो उसमें से ये दो लाइन अगर आपने देखे, अपने दो रूलिंग्स देखे, अगर मेरे पेज की रूलिंग देखो, सिर्फ ये दो रूलिंग देखे, तो ये कितनी हुई? l की हो गई। तो एक रूलिंग कितने की हो गई? l/2 की। तो ये कितना हो गया? ये l/2 है एक्चुअली, और ये भी l/2 है। ठीक है, तो अपने को r निकालना है, तो ये हो गया अपना l/2 और ये हो गया अपना l/2। मैंने इतने ट्रायंगल को बाहर निकाल दिया यहाँ पर, और ये है अपना r। ठीक है, r निकालना है मैंने। तो r निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, r इज इक्वल्स टू पाइथागोरस थ्योरम हो गया ना। तो ये हो जाएगा l/2 का होल स्क्वायर प्लस l/2 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये कितना बन जाएगा आपका? रूट ऑफ l²/4 प्लस l²/4 दैट इज इक्वल्स टू 2l²/4। 2 को अंदर ही रहने दो, l/2 बाहर चला जाएगा रूट के, और ये आ गया √2, है ना, ऐसा आ गया। तो ये कितना हो गया? l/2 इंटू √2। दिस इज r, दिस इज द वैल्यू ऑफ r। r की वैल्यू कितनी मिली? √2 इंटू l/2। ठीक है, ये वैल्यू मिल गई। वैसे ही आपको ये तो लॉजिकल कॉमन सेंस है, ये तो लॉ याद रहता है ना। अगर ये a है, ये a है, तो ये √2 a होता है। ये l/2 है, तो ये √2 l/2 हो जाएगा। बस ये आसान है वो। और अब उसके बाद में आप फोर्स देखना है, तो फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल्स टू, हमको पता है Gm1 m2 अपॉन r का स्क्वायर होता है। तो हम लिखेंगे Gm1 की वैल्यू कितनी है? छोटू m, उसके बाद m2 की वैल्यू 2m, और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा l/2 इंटू √2 और इसका होल स्क्वायर। अगर देखा जाए ना तो इसको नीचे √2 इंटू √2 लिख सकते हैं अपन, है ना। इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाता है, ये l हो जाता है, नीचे क्या हो जाता है? √2 इंटू √2 हो जाता, और ऊपर एक √2 है, तो ऊपर के √2 ने √2 को मार दिया, है ना, ऐसे बचा √2, l/√2। तो मैं यहाँ पर सिर्फ लिख लेता हूँ l/√2 का होल स्क्वायर, l/√2 का होल स्क्वायर। तो मेरे पास इक्वेशन आ रही है 2gm² अपॉन, ये कितना आ जाएगा? l²/2, l²/2। ये 2 ऊपर जाकर 4 बना दिया, तो ये हो गया 4gm² अपॉन l², 4gm² अपॉन l²। दिस इज आवर आंसर। समझे बात को? ये आंसर है हमारा।
तो ये हमको प्रूव हुआ यहाँ से कि ये सेंट्रल फोर्स है और सेंटर टू सेंटर एक्ट करता है। अगर किसी के दो के ये सेंटर इस तरह से अगर मिसमैच होते हैं, अगर सेम लाइन पे ना होते तो आपको ऐसे लाइन बनानी पड़ेगी। हाँ, जब पॉइंट मासेस आप लेते हो ना, यहाँ पर एक पॉइंट मास और यहाँ पे एक पॉइंट मास, तो यहाँ पे आपको सेंट्रल ऐसा लाइन लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये सेम लाइन पर रखे हुए थे। देखो ऐसा वाला, ये सेम लाइन पर ऐसे रखे हुए थे, इसीलिए जो है ना ऐसी लाइन पर रखे हुए थे ये, इसीलिए अपन ने जो है तो इनको क्या किया, यहाँ पे इस तरह से सॉल्व किया। अगर ये पॉइंट मास होते M2 इधर और M1 इधर, तो अपन R को डायरेक्ट R ही बोलते थे, R को L के फॉर्म में क्यों बोलते थे, लेकिन यहाँ पर L के फॉर्म में हमको बोलना पड़ा। ठीक है, ये हो जाएगा ये L/2, ये L/2 और ये L/2। ठीक है, इस तरह से निकाला हमने। देखो अब दूसरा क्वेश्चन जो दिया है हमको, ये बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। मास M इज एट अ डिस्टेंस A फ्रॉम वन एंड ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास कैपिटल M। इसका जो मास है ना ये कैपिटल M है। ओके, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मास ड्यू टू द रॉड। इस मास के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स इस रॉड की वजह से कितना होगा, ये पूछा है। ठीक है, तो अब समझने वाली बात ये है कि ये दो पॉइंट मासेस नहीं है, इसको एक्सटेंडेड मास बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड मास। एक्सटेंडेड मास, तो अगर ये एक्सटेंडेड मास है, ये पॉइंट मास नहीं है, तो हमारा ग्रेविटेशन का लॉ तो लग नहीं सकता है ना। यानी कि हमारा जो ग्रेविटेशन का लॉ है Gm1m2/r², ये तो आपके पास में एक m1 ऐसा होना चाहिए है ना, और एक m2 ऐसा होना चाहिए, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस r होना चाहिए, तभी वो लग सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो वो लगने का चांस नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये तो टोटल एक्सटेंडेड मास है और ये m है। अब अगर आप ऐसा सोचते हो कि नहीं, यहाँ से हम ऐसा कर लेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका मान लेंगे बीच में m करके, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लेंगे, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी मानकर हम जो है इससे इसका डायरेक्ट रिलेशन ऐसा ले लेंगे, तो नहीं ले सकते। ठीक है, नहीं ले सकते। इसका आंसर निकलेगा, आपका आंसर आएगा, यहाँ पे आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लिया, लेकिन आपका आंसर तो निकलेगा, लेकिन गलत निकलेगा। क्यों ऐसा, सोचो ज़रा। और इसको हमारे ऊपर वाले न्यूमेरिकल से कंपेयर मत करो। हाँ, ठीक है, ऊपर वाले न्यूमेरिकल के अंदर एक्सेप्शनल कंडीशन थी, इसके अंदर कंडीशन अलग है। इसके अंदर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। ठीक है, इसके अंदर हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है ऐसा नहीं बोला था, हम सिर्फ इसमें सेंट्रल फोर्स का कॉन्सेप्ट समझाना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर जो है हम इसके अंदर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास ले रहे हैं, यानी कि कैपिटल M जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पर 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 पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, और ये पूरा मास मिलाकर कैपिटल M है। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब सोचो, ये पार्टिकल मास M यहाँ है, अगर ऐसा हो जाए कि आपने ऐसा कर लिया, देखो आपका दिल बोल रहा था कि आपने इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में मान लिया, सेंटर ऑफ मास बीच में मान लिया, और आपने सोचा कि यहाँ से एक डिस्टेंस ले लेते हैं R। ठीक है, ऐसा ले लेते हैं, तो R ले लेंगे डिस्टेंस, ये कितना दिया था, बाहर तो A दिया था और ये कितना था L, तो ये हो जाएगा L/2 है ना, ये L/2 हो गया। तो आपकी R की वैल्यू कितनी होगी टोटल, देखो L/2 तो इतना है ना यहाँ से यहाँ तक, तो आपकी R की वैल्यू टोटल कितनी होगी, R = A + L/2 है ना, A + L/2। ये हो गया आपकी A, यहाँ से यहाँ तक है, ये देखो ये A हो गया और ये हो गया L/2, और आपने ये ले लिया R की वैल्यू, और आपने फिर बोला कि बस यही फॉर्मूले में लगा देंगे हम, तो आंसर आ जाएगा आपका Gm डिवाइडेड बाय A + L/2 का होल स्क्वायर है ना, A + L/2 का होल स्क्वायर। ये आंसर आता है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, ये आंसर इससे आता है, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, सुनो ज़रा। ये इसलिए गलत है क्योंकि अगर आप देखेंगे हमारा जो कूलम्स लॉ है, न्यूटन्स लॉ है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन जो है ना एकदम दोनों भी सेम चैप्टर से सिमिलर है, सारी इक्वेशन सिमिलर है। तो कूलम्स लॉ न्यूटन लॉ के बराबर होता है, इक्विवेलेंट होता है, बस उसके अंदर चार्जेस आते हैं, इसमें मास आता है। ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो अब देखो यहाँ पर ये फोर्स है, ये फोर्स क्या है, Gm1m2/r²। R के साथ हमारा जो फोर्स है ये इन्वर्सली रिलेटेड है। तो अगर मैं बोलूँ आपको कि यहाँ पे एक छोटू मास है, अगर उसका डिस्टेंस आप ये वाले मास के साथ देखते हो, तो ये वाला डिस्टेंस r' जो हुआ ये तो लेस देन r हुआ ना, आपने जो पहले r सेलेक्ट करे थे उससे तो कम हुआ। अच्छा, इधर वाला एक पॉइंट ले लो, इधर वाले एक पॉइंट का अगर आप r" बनाते हो यहाँ तक के, तो मैं बोलूँगा कि r" जो हुआ ये तो ग्रेटर देन r हुआ। मतलब अगर r चेंज हो रहा है तो फोर्स भी तो चेंज होगा। तो इस पार्टिकल की वजह से इस पर लगने वाला फोर्स अलग होगा, इस पार्टिकल की वजह से इस पर लगने वाला फोर्स अलग होगा। जब फोर्सेस अलग अलग है तो फिर आपने सेम कैसे कर दिया उसको, ये वाला आंसर कैसे आ गया, तो ये आंसर आ ही नहीं सकता है, दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है, ऐसा आंसर नहीं आ सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हर पॉइंट के साथ फोर्स आपका वेरी करता है, तो हमको यहाँ पर इंटीग्रेशन से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ज़रा, तो देखो इस तरह का हमारे पास में अभी ये अरेंजमेंट है। अब इस अरेंजमेंट में देखो ज़रा क्या होता है, ये टोटल मास M है ये रॉड का,
इसकी लेंथ टोटल देखा जाए तो L लेंथ है इसकी ठीक है, और ये है A डिस्टेंस, A डिस्टेंस ऐसा ले लिया अपन ने इसको। हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से इस छोटे मास के ऊपर इस पूरी रॉड के एक छोटी सी स्ट्रिप निकालते हैं। यहाँ से एक छोटी सी स्ट्रिप लेते हैं, देखो ऐसी, और इस छोटी सी स्ट्रिप को हम बोलते हैं, इसका मास होगा dm। इस dm की वजह से इस पर लगने वाला फोर्स जो होगा वो ऐसे आएगा, है ना, और वो छोटा सा फोर्स होगा df। हम फोर्स की वैल्यू लिख लेते हैं, df की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी, df इज इक्वल टू कैपिटल G, है ना, ये वाला dm, एक मास dm हो गया, दूसरा मास कितना है m है ना, और डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, तो डिस्टेंस हम बोलेंगे ये वाला डिस्टेंस कितना था, तो ये वाला डिस्टेंस है आपका a, है ना, ये वाला डिस्टेंस a है, और उसके आगे ये वाला डिस्टेंस तो हम क्या कर लेते हैं, ये a और ये l को लिखते ही नहीं है। अभी एकदम एक आसान चीज़ बताता हूँ आपको, यहाँ से x डिस्टेंस पर ले लेंगे और x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी बढ़ती जाएगी वैल्यू, x की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे हम। तो यहाँ पर हम df की वैल्यू लिख लेते हैं, साइड में यहाँ लिखता हूँ, देखो df इज इक्वल्स टू कैपिटल G, ये वाला m, ठीक है, उसके बाद ये छोटू dm, है ना, अपॉन x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला फोर्स किधर लग रहा है, df इधर लग रहा है। अच्छा, एक और स्ट्रिप ले लो यहाँ से, ये एक स्ट्रिप ले लो, छोटी सी स्ट्रिप, इसका मास भी dm होगा, क्योंकि छोटू dm मिलाकर तो पूरा m बना है ना, ये dm मास होगा, तो ये dm मास इसको बुला रहा होगा। अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ तक हो जाएगी, x की वैल्यू अब यहाँ तक हो जाएगी, ठीक है, ऐसे ही होगा। दिस बिकम्स x इज़ वेरिएबल, x इज़ वेरिएबल, ये वेरी करता है, तो हम बोलेंगे x इज़ वेरिएबल। ये dm, अगर यहाँ का dm लिया मैंने, तो यहाँ के dm से इस पर लगने वाला फोर्स वो भी ये df होगा, वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, है ना, लेकिन वो क्योंकि कम हो जाएगा। देखो जैसे जैसे x बढ़ते जाएगा आपका df कम होते जाएगा, समझे बात को, जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा df कम होता जाएगा, सही है बात है। अच्छा, एक और ले लो, एक और स्ट्रिप ले लो, तो एक और स्ट्रिप ले लिया मैंने, ये dm स्ट्रिप हो गई यहाँ पर dm, ये dm की वजह से इस पर लगने वाला फोर्स एक और df ले लो, ऐसा हो जाएगा, ये एक और df हो गया, ठीक है। सारे df यानी कि यहाँ के अगर आप जो है तो सारे dm लेते हो यहाँ तक, लास्ट वाला और ये वाला और ये आखिरी वाला, इन सारे dm की वजह से यहाँ पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन एक ही है, एक ही है। तो फिर आप क्या लिख सकते हो कि आप जब एफ नेट लिखना चाहोगे, है ना, टोटल नेट फोर्स, टोटल हम लिखेंगे ऐसा, नेट फोर्स ऑन छोटू m पर नेट फोर्स कितना इस पूरी रॉड की वजह से, तो हम लिखेंगे एफ नेट इज इक्वल्स टू, एक छोटा सा dm लग रहा है आपके पास में, तो आप लिखेंगे ये df, पहला वाला df, इसको बोलेंगे df, किसकी वजह से है ये, dm1 की वजह से, ये dm1 मान लो, ये dm2 है, ये dm3 है, ये dmn है, तो आप बोलेंगे इसके अंदर से df1 की वजह से प्लस df2 इसकी वजह से प्लस df3 इसकी वजह से, और ऐसे करते 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 n टाइम्स df, आपको सबको ऐड करना है, क्योंकि अब ये एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए आप इसको अगर स्केलर फॉर्म में भी लिखते हो तो चलता है। अगर ये अलग अलग डायरेक्शन में होते, एक फोर्स इधर होता और एक फोर्स अगर इधर होता, तो हम उसको वेक्टर फॉर्म में लिखते थे, ठीक है, लेकिन वेक्टर में यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि समेशन लेना है मेरे को, इसका समेशन ऑफ लेना है df का, कहाँ से 1 से लेकर n तक, है ना, i इज इक्वल्स टू 1, इसको dfi बोल देते हैं, ठीक है, ऐसा ले लेंगे, ये सबका समेशन लेना है क्योंकि ये एक ही लाइन में है। इसको और ऐसा जनरल टर्म में ऐसा लिखा जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ df, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ df इसको लिखा जाता है, कहाँ से कहाँ तक, वो रिस्पेक्टिव वैल्यू होगी 1 से लेकर n तक, ठीक है। तो ये df का इंटीग्रेशन हमारा f नेट होता है, ठीक है, याद रखो, f नेट जो होता है हमारा df का इंटीग्रेशन होता है, बस हमको df का इंटीग्रेशन कर देना। अब चलो यहाँ पर वैल्यूज़ निकालते हैं, मैं आपको समझाता हूँ और वैल्यूज़ समझ कर लिखते हैं एकदम। देखो ज़रा, यहाँ पे एक और चीज़ देखने जैसी है कि ये x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, तो लिखूँगा मैं x की जो मिनिमम वैल्यू है वो a के बराबर होगी। देखो x की मिनिमम वैल्यू कहाँ होगी, ये dm पहला आया ना अपना, x इज इक्वल्स टू, और ये डिस्टेंस कितना बताया है क्वेश्चन के अंदर, देखो क्वेश्चन में देखो a बताया है ना, ये डिस्टेंस को, है ना, ये डिस्टेंस को a बताया है, तो हमारा पहला dm तो यही है ना, इसी जगह पर है पहला dm हमारा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू a हो गया। अच्छा, और x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी,
एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, पूरा बढ़ जाएगा वो यहाँ तक के, तो ये हो जाएगा आपके पास में डिस्टेंस एल, है ना, ये डिस्टेंस एल होता है, तो एल प्लस ए, है ना, ए प्लस एल, पूरा एक्स की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी ए प्लस एल, समझे बात को, ये हो जाता है ए प्लस एल, ये हो जाएगा एक्स मैक्सिमम। तो हमारा जो इंटीग्रेशन होगा ना, तो इंटीग्रेशन भी हमको यहीं से लेना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर एक्स इज वेरिएबल आने वाला है, एक्स अगर वेरिएबल आने वाला है तो हम बोलेंगे कहाँ से कहाँ तक, तो हम बोलेंगे ए से लेकर ए प्लस एल तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा उसको, समझे बात को, ए से लेकर ए प्लस एल तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमको डी एफ को। यहाँ जो डिस्टेंस ए पर है जो डी एम, उसका फोर्स, और जो ए प्लस एल डिस्टेंस पर है उसका डी एम, ये सबका आपका जो है तो फोर्स यहाँ पर इंटीग्रेट होगा, समझे। तो ये इंटीग्रेशन करने का तरीका सीख लो, ठीक है। और जिसको पहले से आता है वो लेक्चर को फॉरवर्ड कर सकता है, ठीक है। मैं बहुत स्लो में समझा रहा हूँ क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हमारा हो रहा है यहाँ पर, तो वैल्यू हमको बहुत अच्छे से धीरे से समझ कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मुझे पहला डी एफ लिखना है, तो डी एफ का मेरा फॉर्मूला आता है, ठीक है, यहाँ पर कुछ और लिखने के लिए जगह छोड़ता हूँ। डी एफ का फॉर्मूला मेरा आएगा कैपिटल जी एम, ये वाले का, इंटू छोटू डी एम, ठीक है, और उसका डिस्टेंस कितना है एक्स का स्क्वायर। अब मुझे डी एम की वैल्यू चाहिए, मुझे डी एम की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले जाता हूँ और सबसे पहले जाकर एक डी एम बनाता हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रिप सेलेक्ट करने का, ठीक है, एक ऐसा छोटा सा एक स्ट्रिप लेने का। ये स्ट्रिप जो होता है, अच्छा इसको और थोड़ा मैं और बड़ा बनाता हूँ आपको सिर्फ समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए। हाँ, नहीं तो बोलेंगे इतना बड़ा रहता है कि डिस्टेंस, ये नहीं, यहाँ से लेंगे हम एक्स डिस्टेंस, तो समझो यहाँ से मैं एक्स डिस्टेंस ले रहा हूँ, एक्स डिस्टेंस का मिनिमम वैल्यू ए है वो मालूम है अपने को, लेकिन अपन बीच में लेना उसको, पहली बार ले रहे हो तो बीच में लेना, और बीच में लेकर क्या करना, ये एक लाइन खींचने का और ये एक लाइन खींचने का, और इसकी जो थिकनेस है उसको डी एक्स बोलने का, डी एक्स विड्थ की एक स्ट्रिप सेलेक्ट करने का, डी एक्स विड्थ की, कितनी, डी एक्स विड्थ की, है ना, क्योंकि देखो डी एक्स, एक छोटा डी एक्स 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 मिलाकर ये पूरा एक्स बनेगा, है ना। एक्स के अंदर एक डी एक्स मिला, एक्स की वैल्यू बढ़ जाती है, एक्स में डी एक्स मिला, एक्स की वैल्यू बढ़ जाती है, मतलब ये डी एक्स बोले तो डी एक्स को मान लो 0.1 सेंटीमीटर, है ना, तो एक्स अगर मेरा था 3 सेंटीमीटर समझो, उसमें एक डी एक्स मिला, एक्स प्लस डी एक्स क्या हो जाएगा 3.1 सेंटीमीटर, है ना, फिर एक और डी एक्स मिला उसमें, एक्स प्लस 2 डी एक्स मिला दो उसमें, तो ये 3.2 सेंटीमीटर, ऐसा। तो ये x की वैल्यू बढ़ते जा रही है, x इंक्रीजेस इन स्टेप्स, x इंक्रीजेस इन स्टेप्स ऑफ dx, है ना, ये फॉर एग्जाम्पल दिया, ये एग्जाम्पल दिया, ठीक है, समझने के लिए बस। तो x क्या हो रहा हमारा, इंक्रीजेस इन स्टेप्स ऑफ dx, ऐसा होता है, ये बात को समझ के रखने का, ठीक है। तो x हमारा dx की जो है तो स्टेप्स में बढ़ता है, एंड देयरफॉर जो हमारा डीएम है, डीएम जो हमारा डीएम है ये टोटल एम बनाता है, मतलब हम ऐसे लिखेंगे कि डीएम प्लस डीएम, ऐसा करते करते अगर आप पूरा जाओगे तो उसका पूरे का समेशन जब ले लोगे आप, यानी ये पूरे का समेशन जब ले लोगे, समेशन ऑफ डीएम इट इज़ इक्वल्स टू कैपिटल एम, और इसको और ऐसा लिखा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इज इक्वल्स टू कैपिटल एम, ठीक है, ऐसा होता है। छोटा डीएम, dx का मास कितना होगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मास ऑफ फुल रॉड इज कैपिटल M, है ना, मास ऑफ फुल रॉड इज कैपिटल M, और ऐसे लिखेंगे मास ऑफ एलिमेंट dx इज इक्वल्स टू dm। अब समझा, एकदम क्लियर, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डिप्थ में एकदम स्लो हम बात कर रहे हैं, इसको समझ कर लो। तो हमने दिया कि dx का मास dm होता है, लिखो उसको यहाँ पे, तो मैं उसको लिखता हूँ यहाँ पर, ये है dm, ओके, ऐसे हो गया। अब वैल्यूज़, dm की वैल्यू निकालना है मैंने, तो मैं क्या लिखता हूँ कि मास ऑफ एलिमेंट dx, यानी कि dm इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx, मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx, मुझे ऐसा लेना चाहिए, मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx। ऐसा कैसे, ये कैसे आया, तो सुनो ज़रा, ये इस तरह से आता है, यही लिखना है क्या, इधर लिख देता हूँ, देखो
देखो अगर मैं बोलता हूँ कि dm जो है मास है, dm मास है dx लेंथ का, है ना, dm मास है dx लेंथ का, तो हम बोलेंगे m मास है l लेंथ का, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ से dm की वैल्यू कितनी होगी फिर, तो dm इज इक्वल्स टू m बाय एल इंटू डी एक्स हो गया, है ना, ऐसा। या फिर इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, हम ऐसे बता सकते हैं कि अगर m मास l लेंथ के लिए है तो dm मास dx लेंथ के लिए है, देयरफॉर dm की वैल्यू कितनी हो गई, तो यहाँ पे लिखा जाएगा m बाय एल, dm की वैल्यू निकालना है m बाय एल इंटू डी एक्स, है ना, ऐसे हो जाएगा। ये ऐसा समझ सकते हो, या बहुत ही आसान तरीके से समझाता हूँ, देखो बहुत ही आसान तरीके से ऐसा हो जाएगा। देखो समझ लो 20 kg की एक रॉड है और 10 मीटर उसकी लेंथ है, ठीक है, 20 kg की रॉड है, 10 मीटर उसकी लेंथ है, तो 1 मीटर रॉड का वेट कितना हुआ, मास ऑफ 1 मीटर का, तो आप कैसे लेते हो, 1 मीटर का वेट कितना हो जाएगा, देखो 20 kg 10 मीटर, तो 1 मीटर के लिए कितना 2 kg, है ना, 2 kg। कैसे किया आपने 20 kg को 10 से डिवाइड कर दिया, है ना, तो ये आ गया आपके पास में 2। अब अगर मैंने आपको बोला कि 3.5 मीटर के लिए कितना होगा, तो आप क्या करते हो, 3.5 मीटर को इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो आप कर देते हो 2 इंटू 3.5, 2 इंटू 3.5 यानी कि 7 kg, है ना। 3.5 मीटर की रॉड का वेट कितना हो जाएगा, 7 kg हो जाएगा। फिर अगर मैंने पूछा आपको कि 9 मीटर रॉड का वेट कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 9 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 18 kg, है ना, ऐसा लिख देते हैं। इसका मीनिंग यही हुआ ना कि dm अगर मैंने बोल दिया dm आपकी dx लेंथ है, dx लेंथ का मास बताओ, तो आप dx लेंथ का मास कैसे बताओगे, मास पर यूनिट लेंथ, देखो ये टोटल 20 kg अपॉन लेंथ इंटू dx। अभी तक वैसे ही कर रहे थे, 3.5 को उससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये क्या था, ये m बाय एल था, और उसको 3.5 को मल्टीप्लाई कर रहे थे, वैसे dx को मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया। तो बस हमको ये चाहिए। अब आप इसको किसी भी लॉजिक से समझो, लेकिन ये याद रहना चाहिए, ये हमारे हर चैप्टर के अंदर में काम आने वाली चीज़ है, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, हमने ये मास लिख लिया dm, अब ये dm को ले जाकर हम इक्वेशन में रख देते हैं, तो हमारी इक्वेशन कैसी आएगी, इक्वेशन आ जाएगी f इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ df, और इंटीग्रेशन ऑफ df ले लेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ df के अंदर हम लिख लेते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन, df की वैल्यू कितनी हो जाएगी, df ये हमने ये यहाँ लिखा था, कहाँ गया वो, ये है df इज इक्वल्स टू जी एम, dm की वैल्यू बोलो और नीचे x स्क्वायर लिख दो, और dm की वैल्यू बोलो, तो dm की वैल्यू ये है m बाय एल इंटू डी एक्स। अब ये m बाय एल को कुछ लोग जो है ना तो ये भी पुट करते हैं, m बाय एल इंटू डी एक्स को ऐसा म्यू इंटू डी एक्स बोल देते हैं, ठीक है, तो चलता है, म्यू कांस्टेंट है ना वो, इसीलिए उसको m बाय एल डी एक्स बोले तो भी चलता है, ठीक है। लेकिन आपको जो लिखना है वो लिखो, आप लिख सकते हो तो लिखो, नहीं लिखना है छोड़ दो। कहाँ से कहाँ तक लिमिट मैंने बताई थी आपको, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है हमारी, लिमिट मिनिमम a से लेकर a प्लस एल तक, तो देखो ये a से शुरू होगा और ये a प्लस एल तक चलेगा, है ना, a से लेकर a प्लस एल तक ये उसकी लिमिट हो जाएगी। चलो फिर तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये वैल्यू हो गई। अब इसमें से अगर देखा जाए तो इसको ऐसे लिख दूँ क्या, जी एम अपॉन एल, ये सब बाहर चलेगा, जी कैपिटल M छोटू m अपॉन एल ये बाहर चले गए। इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, इंटीग्रेशन a से लेकर a प्लस एल तक इंटीग्रेशन हो रहा है dx अपॉन एक्स स्क्वायर का, ठीक है, बस इसका इंटीग्रेशन हो रहा है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं आप, जी कैपिटल M छोटू m अपॉन एल, और इंटीग्रेशन हो रहा है a से लेकर a प्लस एल तक, और ये x का पावर ऊपर जाकर -2 हो गया इंटू डी एक्स, x का पावर -2 इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन बोलो, x का पावर -2 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है g कैपिटल M छोटू m बाय एल, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन होता है x का पावर -2 + 1, है ना, डिवाइडेड बाय -2 + 1, जो ऊपर पावर होता है उसी से डिवाइड करते हैं, ठीक है, और ये हो जाएगा a से लेकर a प्लस एल तक, है ना, ये इक्वेशन हो गई है। तो इस इक्वेशन को आगे लिखो, इस इक्वेशन को आगे लिखा मैंने जी m बाय एल, और यहाँ पर लिखा गया मेरे पास में x का पावर कितना हो गया -1, x का पावर -1 डिवाइड बाय यहाँ पर कितना आ गया -1, ठीक है, a से लेकर a प्लस एल तक, a का पावर ये माइनस बाहर चला गया, माइनस जी m बाय एल, और ये माइनस बाहर चला गया ना, अब बचा x का पावर -1, तो उसको नीचे उतार लो। अगर मैंने उसको 1/x लिखा तो चलता ना, x का पावर 1 हो जाएगा ना नीचे जाकर, वो
कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर ए प्लस एल तक, ठीक है। अब लगाओ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इक्वेशन कैसी बनेगी देखो, जी एम छोटू एम डिवाइड बाय एल, ये आ जाएगा अपर लिमिट कितनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 ए प्लस एल माइनस 1/a, ठीक है। ये आ गई इक्वेशन आपकी, अरे बराबर है कि नहीं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन को आगे और सॉल्व करते हैं, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा यहाँ का माइनस रह गया, यहाँ का माइनस है इधर में, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है ऐसे माइनस। अगर ये माइनस को अगर अपन ने अंदर लेकर चले गए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको अंदर लेकर गए तो ये माइनस को देखो ज़रा, अगर ये यहाँ की माइनस अंदर लिख चले गए हमने, यहाँ की माइनस अंदर लिख गए तो ये वाला क्या हो जाता है, ये प्लस हो जाता है, ए 1/a, और ये जो है ये वाला 1/a प्लस एल जो है ये माइनस हो जाता है, ठीक है। अब इसको मैंने इधर ले लिया, आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए प्लस एल माइनस ए और प्लस ए कैंसिल हो गया, और ये एल बचा है यहाँ पर, तो एक स्टेप ज़्यादा जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख लो, बहुत अच्छे से समझ में आ रही है बात, यहाँ तक कि ये एल आया इंटू एल अपॉन ए इंटू ए प्लस एल, ये एल ने एल को मार दिया, और फाइनल आंसर हमारा क्या आया, फाइनल आंसर आया एफ नेट इज इक्वल्स टू जी एम छोटू एम डिवाइडेड बाय ए इंटू ए प्लस एल। दिस इज द फाइनल आंसर। समझे, हमने इसको जानबूझकर बहुत बड़ा किया एक्सप्लेनेशन के लिए, एक एक स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन लिया, क्योंकि इसके आगे ऐसे कुछ न्यूमेरिकल आएंगे जिसमें मैं इतना ज़्यादा डेप्थ में एक्सप्लेनेशन नहीं लूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक एक मास कैसे लेते हैं, डीएम कैसे लेते हैं, वो समझा कर दिया आपको। तो अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो आपको वापस जाना है यहाँ पर, और यहाँ से फिर से शुरू करना है कि dx जो है ये एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं हम, एक इसको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ लेंथ, क्या बोलते हैं इसको एलिमेंट ऑफ लेंथ बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ का एक एलिमेंट सेलेक्ट करना है, एलिमेंट लेना है, एलिमेंट मतलब बहुत छोटा सा टुकड़ा होता है, और उस जिगर के टुकड़े को क्या करने का, उसका मास लेने का, छोटा सा एम डीएम, उसका मास कितना है डीएम, ये वाली इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये भी याद रखने का, ठीक है। इधर जो मैंने राइट हैंड साइड में लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, ये याद रखने का, तो ऐसी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। इसके अंदर में अगर एक आध बार हमारा टाइम जाता है तो चलता है, लेकिन आपको ये पूरा के पूरा कंप्लीट सॉल्व करते आना चाहिए, क्योंकि आगे जाने के बाद आप जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे और ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ेंगे, तो उसके अंदर में तो ऐसे बहुत सारे आने वाले इंटीग्रेशन, समझे। तो ये वाले इंटीग्रेशन की आपको अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसका पूरा आप ये तो ऊपर से नीचे तक यहाँ तक कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, दोबारा से इसको लिख कर प्रैक्टिस करेंगे, और अगली बार आपसे सॉल्व होना ही चाहिए। अब देखो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारे सामने, यहाँ पर क्या दिया कि अ यूनिफॉर्म रिंग ऑफ मास m इज लाइंग एट अ डिस्टेंस √3a फ्रॉम सेंटर ऑफ अ स्फीयर ऑफ मास कैपिटल M जस्ट ओवर द स्फीयर वेयर a इज द रेडियस ऑफ रिंग एज वेल एज दैट ऑफ द स्फीयर। a जो है वो रेडियस ऑफ स्फीयर भी है, रिंग भी है, और ये डिस्टेंस कितना है, √3a है, √3 मतलब 1.73 टाइम्स a, ठीक है, इतना है 1.732 टाइम्स ऑफ a, इतना है ये डिस्टेंस बीच में का दोनों का। और हमको बोला है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, रिंग की वजह से स्फीयर पर लगने वाला या स्फीयर की वजह से रिंग पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको हम दो तरह से सॉल्व कर सकते, दो नहीं तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको। मैं आपको जो है तो तीनों मेथड सिखाऊंगा, लेकिन आपने समझना है पहले एक मेथड को। पहला मेथड क्या होगा, रिंग के छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे हम यहाँ पर डीएम 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 के, है ना। रिंग का एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, एलिमेंट डीएम, उसकी वजह से क्या करेंगे, डीएम की वजह से यहाँ पर फोर्स कितना होगा वो निकालेंगे, ठीक है। डीएम की वजह से यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा होगा वो निकालेंगे, और वो फोर्स के कंपोनेंट करेंगे, वो फोर्स के कंपोनेंट करके हम जो है तो आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो रिंग की वजह से मास पर कितना फोर्स लग रहा है, रिंग ऑफ मास m लाइंग एट डिस्टेंस ऑफ बोल दिया, m ओवर द स्फीयर बोल दिया है, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। तो एक्चुअली जो है ना, ये रिंग जितना फोर्स मास पर लगाता है उतना ही फोर्स मास रिंग पर लगाता है। अरे सही बात है कि नहीं, है ना, ऐसे हो जाता है। तो आप इसको दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो रिंग ने लगाया फोर्स मास पर, क्या स्फीयर पर, या दूसरा स्फीयर ने फोर्स लगाया रिंग पर, दूसरे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। और तीसरा तरीका है इसको विथ ग्रेविटेशनल फील्ड सॉल्व करने का, ग्रेविटेशनल फील्ड के जरिए। तो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ रिंग एट दिस पॉइंट, अगर वो हमको मालूम पड़ जाए, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ दिस पॉइंट यहाँ पर मालूम पड़ जाए, तो ये क्वेश्चन तो एकदम चिल्लर हो जाता है, 2 स्टेप में सॉल्व होता है, ओनली 2 स्टेप्स, ठीक है, ओनली 2 स्टेप विद ग्रेविटेशनल फील्ड। लेकिन अभी हमारा जो है तो 3-4 स्टेप जाएगी,
और ग्रेविटेशनल फील्ड जब हम पढ़ लेंगे तो यही क्वेश्चन मैं दोबारा कराऊंगा आपको, और उसके अंदर हम सिर्फ उसको 2 जो है तो स्टेप में सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, चलो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। देखो अब हम क्या देख रहे हैं कि ये है आपका स्फीयर का मास, स्फीयर का मास m मान लो यहाँ पर है। ठीक है, और इसका रेडियस a है वो अपने को मालूम है, इसका रेडियस भी कितना है a है वो भी अपने को पता है, और ये रिंग का एक छोटा सा पीस ले लो, एक छोटा सा पीस dm, जैसा हमने ऊपर के न्यूमेरिकल में किया था वैसा dm एक छोटा सा पीस ले लो। वो dm जो है इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, कितना फोर्स लगा रहा होगा, तो हम लिखते हैं इसको df का फोर्स लगा रहा होगा। और ये df का फोर्स अगर हम जो है तो स्फीयर पर बनाने की कोशिश करें तो वो इस डायरेक्शन में आएगा ना, है ना, ऐसे आ जाएगा ये डायरेक्शन में, है ना। ये हो गया आपका df, ये हो गया df, है ना। अगर मैं बोलता हूँ कि हमारे dm ने जो df फोर्स लगाया ये सेंटर टू सेंटर काम कर रहा है, मतलब dm से लेकर तो ये m के सेंटर तक काम कर रहा है। अगर ये है आपका फोर्स, इस फोर्स के अंदर में एक चीज़ गौर करने वाली है, क्या मालूम है? अगर मैं देखूँ कि ये हमारे रिंग के साथ में कितने एंगल पर है, तो रिंग के साथ अगर ये हमारे एक एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है देखो ज़रा, ये a है और ये कितना है √3a, तो ये कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। देखो ये a है और ये है आपके पास में हाइपोटेनियस निकालना है आपको, ये है √3a, ये a और ये आपको हाइपोटेनियस निकालना है, इसकी वैल्यू x से समझो। तो आप क्या करेंगे, x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर इसका स्क्वायर ले लो तो ये हो जाता है 3a² प्लस a², ये कितना हो गया 4a²। x की वैल्यू कितनी आ गई 4a का स्क्वायर, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 2a, यानी x की जो वैल्यू है ये कितनी आ रही है, ये 2a आ रही है। ये मैं लिख देता हूँ, ये डिस्टेंस 2a है, ये यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। अगर हमारे पास में इस पॉइंट का इस तरह से डायग्राम है तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा। अगर इस एंगल को हमने निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, देखो इसको थीटा मान लो एंगल, और थीटा के सामने साइन थीटा निकालो, साइन थीटा इज इक्वल्स टू √3a/x, है ना। x की वैल्यू कितनी है पुट करो वहाँ पे, √3a/2a, a ने a को मार दिया, √3/2। साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है, जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो। कॉस भी निकाल सकते थे अपन, कॉस तो और आसानी से आता था, कॉस 60 बोले तो 1/2 आना है डायरेक्टली, है ना। कॉस 60 बोले तो a/x होता था, a की वैल्यू कितनी थी a और x की वैल्यू कितनी है 2a, तो वैल्यू हो जाती है कैंसिल 1/2, यानी कि ये एंगल 60 डिग्री है। मतलब ये एंगल कितना है, ये एंगल 60 डिग्री। अरे समझ रहे कि नहीं बात, है ना। ये एंगल 60 डिग्री है, एकदम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बारीकी से समझते हुए चलो न्यूमेरिकल को, एकदम जितना ढंग से समझोगे उतना अच्छे से सॉल्व कर पाओगे बाद में। ठीक है, तो ये 60 डिग्री होगा। अब अगर ये 60 डिग्री होगा तो मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ क्या, कि यहाँ पर अगर ये हॉरिजॉन्टल के साथ, देखो ये हॉरिजॉन्टल के साथ 60 बना रहा है ना, है कि नहीं। तो अगर मैंने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया और अगर ये एंगल बनाया मैंने, तो ये भी तो 60 डिग्री हुआ ना फिर, है ना। ये वाला भी मेरा 60 डिग्री एंगल हुआ। तो अगर ये 60 हुआ तो मैं क्या करता हूँ, ये DF है अपना, DF के 2 कंपोनेंट बना लेता हूँ। DF का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा DF का, तो इसको बोल दूंगा मैं DF का cos 60 कंपोनेंट, है ना, DF का cos 60 कंपोनेंट। और ऊपर की तरफ कौन सा जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा DF का sin 60 कंपोनेंट, है ना, DF का sin 60 कंपोनेंट, है कि नहीं। कंजस्टेड तो नहीं हो रहा है ज़्यादा, 2a ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस 2a का हो गया, ओके। और ये DF का sin 60 कंपोनेंट होगा। अच्छा, ये यहाँ से बात समझ में आई। अच्छा, यहाँ का एक DM लो वाला, इधर कॉर्नर का DM लो वाला, और ये DM लेकर अब इसका ज़रा फोर्स चेक करो, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे फोर्स जो इसका लग रहा है वो कुछ इस तरह इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, है ना, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। इसको अगर आपने बताया तो आप इसको भी बता सकते हो, ये कितना है, ये DF है ना, ये DF हो जाएगा। अच्छा, ये DF हो गया तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये अगर देखा जाए तो इधर भी एंगल कितना है, 60 डिग्री का एंगल है। अगर 60 का है तो ये भी कितना हुआ, ये भी 60 का एंगल हुआ। मतलब अगर ये भी 60 हुआ तो ये कौन हुआ फिर, एक मिनट, ये DF का cos कंपोनेंट हो गया, DF cos 60, है ना, और ऊपर की तरफ DF sin 60, ओके। तो मतलब कि देखो ये DM की वजह से cos कंपोनेंट बना, ये DM की वजह से एक cos कंपोनेंट बना, और ये दोनों cos कंपोनेंट क्योंकि सेम है, क्योंकि ये DF की वैल्यू सेम है ना, ये DF की वैल्यू, अरे सेम नहीं वैल्यू, तो अगर ये वैल्यू सेम है तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि cos कंपोनेंट ऑफ DF कैंसल आउट ईच अदर, कैंसल आउट ईच अदर, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब बचा कौन, तो DF का sin 60 कंपोनेंट सिर्फ बचा है, ठीक है। cos कंपोनेंट कैंसिल कर दिया, क्यों, अब देखो ये तो रिंग है ना, अरे भाई ये रिंग है ना, तो रिंग का ये एक DM होगा, इसकी वजह से देखो
इसकी वजह से यहाँ पर डी एफ बनेगा। डी एफ का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल यानी कि प्लेन से बाहर आ रहा होगा अपने तरफ, है ना, और एक ऊपर की तरफ होगा। ऊपर की तरफ वाला ऐड हो जाएगा और ये बाहर की तरफ, क्योंकि ये स्फीयर है, स्फीयर से आउटवर्ड हर कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहा होगा। ये देखो ये दोनों एक दूसरे कैंसिल कर रहे हैं, तो इसीलिए ये वाले पॉइंट का और ये वाले पॉइंट का कंपोनेंट भी एक दूसरे कैंसिल करेगा। अच्छा, इसका और इसका भी कंपोनेंट एक दूसरे कैंसिल करेगा। उसको अगर अपन जो है तो ऐसा ऊपर से देखते हैं ना, तो ऐसा दिखता है, वो देखो ऐसा दिखता है कि डी एफ का एक कॉस कंपोनेंट इधर, ये हो गया डी एफ कॉस थीटा, इसने इसको कैंसिल किया, फिर इसने इसको कैंसिल किया, इसने ये ऊपर से देख रहे हैं आप, इसको कैंसिल किया, इसने इसको कैंसिल किया, समझे? इस तरह से होता है वो। तो इस तरह से ये पूरा के पूरा सिस्टम समझा जाता है कि इसके अंदर में डी एफ के कॉस कंपोनेंट सारे कैंसिल हो गए, तो किसका हुआ? इंटीग्रेशन किसका करना पड़ेगा? तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि नेट फोर्स ऑन रिंग ड्यू टू एम बोलो या ऑन एम ड्यू टू रिंग बोलो, बात एक ही है, वो दोनों के बीच में एक ही फोर्स है वो दोनों के। नेट फोर्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ रिंग, पूरे रिंग का इंटीग्रेशन कर दो, और वो भी डी एफ का साइन 60 कंपोनेंट लेकर। डी एफ का साइन 60 कंपोनेंट का इंटीग्रेशन हो जाएगा। डी एफ साइन 60, डी एफ तो वो छोटा सा था ना, उसका साइन 60 कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास में आ जाएगा ये रिंग का इंटीग्रेशन, ठीक है, पूरा के पूरा रिंग का। डी एफ की वैल्यू कितनी है? जी कैपिटल एम, यहाँ पर आ जाएगा डी एम, ठीक है। डी एम एक मास लिया था ना ऊपर का अपन ने, और बीच में दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? एक्स का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो इसमें, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ रिंग जी कैपिटल एम, यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू डी एम, और नीचे आ जाएगा वैल्यू एक्स। एक्स का वैल्यू कितनी है? 2a का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन किसका होने वाला था? देखो जी बाहर, कैपिटल एम बाहर, अपॉन 4a स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन होगा डीएम का। और डीएम का इंटीग्रेशन क्या होता है अपने को मालूम है? इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इज इक्वल्स टू एम होता है, ठीक है ना। रिंग का पूरा मास का इंटीग्रेट कर दो, रिंग के पूरे मास को इंटीग्रेट कर दो, तो अपना आंसर निकलेगा एफ नेट इज इक्वल्स टू, यहाँ से निकल रही है वैल्यू, अरे साइन किधर गया? ओहो, अच्छा मैंने साइन छोड़ दिया, अच्छा ठीक, यहाँ है वो साइन 60 इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, ठीक है ना। यहाँ पर भी था वो साइन 60, यहाँ पर था साइन 60, तो इधर भी था वो साइन 60, ऐसे होता है। बोलते जाना ना, क्लास में तो मज़ा आती है, जल्दी बोल देते बच्चे। अब देखो ये क्या हो जाएगा वैल्यू? ये हो गया जी एम अपॉन 4a का स्क्वायर, साइन 60 की वैल्यू √3/2, और ये हो जाएगा डीएम का इंटीग्रेशन बोले तो m, ठीक है। डीएम का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? m बोले तो छोटू m ले लो, उसको छोटू m हो गया इंटीग्रेशन उसका, है ना, ये ले लिया अपन ने। तो अपना फाइनल आंसर बना एफ नेट इज इक्वल्स टू, देखो ये 2 4 8 हो गया, ऊपर आ गया √3/8 जी एम इंटू छोटू m अपॉन a का स्क्वायर। ये है फाइनल आंसर, और ये 2 स्टेप में ही निकलेगा अपना। जब मैं ग्रेविटेशनल फील्ड आपको पढ़ा दूंगा तब ये आप मुझे याद दिलाना कि ये वाला क्वेश्चन हमने वहाँ पर लेना है, ठीक है। सिर्फ 2 स्टेप में हम वहाँ पे ये सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन को। समझा बात आपको? ये क्वेश्चन समझ में आया? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर गिवन इक्विलैटरल ट्रायंगल मास डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड फोर्स ऑन 2m ड्यू टू अदर 2 मासेस, ऑल्सो फाइंड नेट फोर्स ऑन मास m, ठीक है। आपको ये सिस्टम समझ में आ रहा है? अभी देखो ये है हमारा सिस्टम, ओके। इस सिस्टम के अंदर क्या दिया उसने? यहाँ पर ये मास है, ठीक है। ये मास कितनी वैल्यू है इसकी वैल्यू 2m है, इसकी वैल्यू m है, इसकी वैल्यू m है, ओके। और हमको उसने ये दिया है कि इस सिस्टम के अंदर में इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा मतलब ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा 60 डिग्री, ये 60 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू लिया है l तो ये हो जाएगा l और ये हो जाएगा l, इस तरह से ले सकते हैं आप डिस्टेंस इनके। और फाइंड द फोर्स ऑन 2m, इसके ऊपर फोर्स निकालना है अपने, इसके ऊपर कैसा फोर्स लगेगा? तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? 2m के ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा, मैं उसको यहीं पर बना देता हूँ डायरेक्टली। देखो ये 2m के ऊपर फोर्स लगेगा पहले इसकी वजह से, है ना। इसको नंबर्स दे देते हैं, अगर इसको नंबर दे देते हैं 1, इसको दे देते हैं 2, इसको दे देते हैं 3, है ना, 3 नंबर दे दिया। तो ये क्या हो जाएगा? f, यहाँ पर जो डिस्टेंस आ जाएगा ये क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, है ना। और इधर एक फोर्स आ जाएगा, इधर एक फोर्स आ जाएगा ऐसे, और इसको आप बोल देंगे फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, बराबर है कि नहीं? ऐसा आ जाएगा। तो आपको ये दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। पहला केस आपका जो होगा वो इस तरह से होगा, रिजल्टेंट ऑफ दोनों का एंगल क्या है? F31 एंड F32,
है ना, ऐसा निकालेंगे। तो रिजल्टेंट कैसे आएगा उसका, रिजल्टेंट इज इक्वल टू, ये पहला बिट सॉल्वर है आपका, समझो। तो इसके अंदर में एफ आर कितना आ जाएगा, देखो एफ आर आ जाएगा आपका F31 और F32। क्या ये दोनों फोर्सेस इक्वल है, यस बोथ आर इक्वल, इसीलिए मैं ऐसा ले सकता हूँ F31 इज इक्वल्स टू F32। देखो ना, ये F31 इसको कितने से बुला रहा है अपने तरफ में, GM2M अपॉन एल स्क्वायर, ये कितने से बुला रहा है, GM2M अपॉन एल स्क्वायर, सेम फोर्स से बुला रहा है, ठीक है। तो ये वाला केस तो सेम हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आप लिख पाओगे इसके अंदर में ये एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, सब राइट से क्यों लिख रहे हैं अपन, क्या मालूम, 2F1 F2 cos थीटा cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। 1/2 से 2 गेट्स कैंसिल, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ऑफ 3f का स्क्वायर, √3 अंदर रह जाएगा और f बाहर आ जाएगा, ये हो गया f√3, ठीक है। व्हाट इज f, तो f लिखेंगे आप, f इज इक्वल्स टू F31 या फिर F32, दोनों भी एक ही बात है। कितना है वो, g, एक का मास है m, दूसरे का मास है 2m, ठीक है, दोनों केस में वैलिड है वो। और नीचे हो जाएगा l का स्क्वायर, समझे, g m और ये l का स्क्वायर, ऐसा ले लिया आपने। तो आपका आंसर क्या निकला, आंसर यही है √3 के साथ। तो हम लिखेंगे एफ नेट इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स g √3, 2 बाहर ले लो इधर, 2√3, सिर्फ अच्छा दिखने को लिख रहे हैं अपन ऐसा, m स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है। ये अपना फाइनल आंसर है, ये हुआ पहले बिट का आंसर, समझे, पहले बिट का आंसर ये है। सेकेंड बिट देखो, आपको बोला है कि किसी एक m मास के ऊपर निकालना है वैल्यू, तो समझ लो हम 1 पे निकाल लेते हैं। 1 पे अगर निकाला मैंने, समझो, तो 2m की वजह से फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, 2m की वजह से फोर्स इधर लग रहा है, इसके बीच में एंगल ये 60 है, ये मालूम है अपने को। ये कितना है, F/1 ड्यू टू 3, F13, और इधर एक फोर्स लग रहा है, और ये हो जाएगा आपका F/1 ड्यू टू 2, है ना। अब अगर मैं F12 की वैल्यू लिखता हूँ, F12 इज इक्वल्स टू, तो ये आ जाएगा GM अपॉन एल का स्क्वायर, और F13 की वैल्यू अगर मैं लिखता हूँ तो ये आ जाएगा GM इंटू 2M अपॉन एल का स्क्वायर। यानी कि अगर मैं देखा जाए तो ऐसा लिख सकता हूँ ना, F13 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स F12, यानी कि F13 जो है ये 2F के बराबर है। अगर F12 को आप F बोलते हो, अगर इसको F बोला तो ये 2F के बराबर हुआ, सही है, अरे सही है कि नहीं। तो ये फोर्स हो जाएगा आपका, इसके जगह पे अभी इसको मिटाकर लिख सकते हैं अपन वैसे देखा जाए तो, यानी कि एक फोर्स आपका अगर आप बनाएंगे तो ये फोर्स है आपका 2F और ये फोर्स है आपका F, और उनके बीच में एंगल है 60। तो इसका रिजल्टेंट निकाल लो, ठीक है, ये होमवर्क है आपका, एफ नेट निकाल लो। एफ नेट इज इक्वल्स टू हाउ मच, कैलकुलेट करो। देखो ये वाला एक बहुत ही खूबसूरत और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा ये क्वेश्चन, ठीक है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्व करके देखते हैं इसको। 3 particles each of mass m are situated at vertices of an equilateral triangle of side A. The only force acting on the particles are their mutual gravitational forces. It is intended that each particle moves along the circle while maintaining their original separation A. Determine the initial velocity that should be given to each particle and the time period of the circular motion. ओहो हो, क्या क्वेश्चन है भाई। देखो अपने पास में ये पार्टिकल है, देखो अब इसके अंदर मैं बोल देता हूँ मैं, यह पार्टिकल ये है A, ये है B और ये C, 3 है। यहाँ पर पार्टिकल्स रखे हुए हमारे, पार्टिकल का मास इसका भी m है, इसका मास भी m है और इसका मास भी m है, तीनों का m मास है। अब क्या हो रहा होगा मालूम है, देखो ये जो फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स किधर होगा, देखो ज़रा मैं आपको फोर्स बताता हूँ। फोर्स इस कलर से बता दूँ क्या, चलो यहाँ पर एक फोर्स लग रहा होगा ऐसे, ये किसका फोर्स होगा, देखो तो ये होगा फोर्स ऑन A ड्यू टू B। देखो ना A को खींच रहा है ना B अपने तरफ, और ये C इसको अपने तरफ इधर खींच रहा है ऐसे, तो इसको बोलेंगे फोर्स ऑन A ड्यू टू C, है ना। और ये दोनों के बीच में एंगल जो है, ये एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का एंगल है। अगर ये 60 डिग्री का एंगल है ना, 60 डिग्री का एंगल है, तो ये क्या हो जाता है, ऊपर से नीचे आपका जो फोर्स है नेट फोर्स इधर आ जाता है। तो नेट फोर्स अगर हम बनाना चाहें तो हमारे पार्टिकल का नेट फोर्स इधर आने वाला है। पार्टिकल A पर जो नेट फोर्स है इसका नहीं निकालेंगे तो यहाँ पर √3 वैल्यू आएगी आपकी, √3 ऑफ F, है ना। इधर एक F है, इधर एक F है, तो ये √3F हुआ ना, अभी तो पिछले न्यूमेरिकल में देखे हमने।
ये देखो √3f है ना, √3f, ये दो फोर्सेस सेम थे, ये एक फोर्स ये एक फोर्स, ये दोनों फोर्सेस सेम थे, इसीलिए √3f आया उनका रिजल्टेंट। तो वैसे ही यहाँ पर भी ये आएगा √3f और इसको बोल दूंगा मैं FA, ठीक है, FA इधर। तो वैसे ही इसको भी देखा जाए तो ये भी क्या हो जाएगा, FB, फोर्स ऑन B, ये इधर हो जाएगा, ठीक है। और वैसे ही इसको देखा जाए तो ये भी इधर ही हो जाएगा, फोर्स ऑन C, ठीक है, ऐसे आ जाएगा फोर्स ऑन C। अब ये सबके सब फोर्सेस ऐसे लग रहे हैं, ठीक है, सेंटर की तरफ लग रहे हैं ना फोर्सेस। अगर ये सर्कल माना जाए, इसको सर्कल मान लो, तो अगर ये सर्कल में ट्रैवल कर रहे हैं तो फोर्सेस किधर लग रहे, सेंटर की तरफ, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स हुआ कि नहीं हुआ, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं ना वो। तो यहाँ पर हम जो है तो इसको दे देते हैं कि ये है हमारा पार्टिकल, ये है O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो देखो इसके ऊपर में फोर्स लग रहा है, इसके तरफ ऊपर फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल का फोर्स उनको क्या कर रहा है, सेंटर की तरफ खींच रहा है। अगर हमने ऐसे किया, देखो कैसे किया, हमने क्या किया, इस पार्टिकल को अगर हमने एक वेलोसिटी दी, एक वेलोसिटी दी, टेंजेंशियल वेलोसिटी ऐसी, और इसको भी एक दी, सॉरी ऐसी, अगर इसको भी एक टेंजेंशियल वेलोसिटी दी और इसको भी एक दे दी, ठीक है, इसका टेंजेंट, सॉरी टेंजेंट नहीं है ये, जो भी होगा यहाँ से टेंजेंट इधर आएगा ना इसका, ऐसा, तो समझ लो ये टेंजेंट की इसकी वेलोसिटी ऐसी दे दी और ये वाले को ऐसी वेलोसिटी दे दी, ये देखो ये हो गई वेलोसिटी। तो हमने जब इनको वेलोसिटीज ऐसी दी तो ये क्या करते हैं मालूम है, इनको वेलोसिटी मिलने के बाद ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं, ये सर्कुलर मोशन करते हैं, ठीक है, ये सर्कल पर घूमते हैं, ये सर्कल पर, क्योंकि इनके बीच में सिर्फ एक म्यूचुअल ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, दूसरा और कोई फोर्स नहीं है। तो ये क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं इस डॉटेड लाइन पर, सर्कुलर मोशन, ठीक है, यहाँ पर सर्कुलर मोशन। तो हम क्या लिखते हैं कि पहले तो हम निकाल लेते हैं फोर्स, नेट फोर्स कितना है, तो हम निकालेंगे कि नेट फोर्स पिछले वाले न्यूमेरिकल से इक्वेशन का रेफरेंस लेते हुए, नेट फोर्स FA इज इक्वल्स टू FB इज इक्वल्स टू FC एंड इट इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स F है, √3 टाइम्स F। तो मैं उसको लिख लेता हूँ √3 टाइम्स F की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी, GM इंटू M बोले तो m² अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम इज A, ये A डिस्टेंस है सबका एक दूसरे से, तो ये हो जाएगा A का स्क्वायर, ये हो गया आपका F की वैल्यू, ठीक है, ये F नेट हो गया आपका √3 टाइम्स F नेट, ये है उनका नेट ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एक्चुअली ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो हम लिखेंगे इट प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स, इट प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स टू पार्टिकल्स along द सर्कल। तो क्या हो जाएगा, mv² अपॉन r बराबर हो जाएगा √3 टाइम्स GM² अपॉन A² के। अब आप बोलेंगे ये जो A है, ये जो A है यहाँ पर, ये A और R क्या हमारा रेडियस सेम है क्या, ये R और ये A सेम है क्या, नहीं, R इज़ नॉट इक्वल टू A, ठीक है, R इज़ द रेडियस, यहाँ मेंशन करते हैं, ये चीज़ में थोड़ी सी गलती हो सकती है लोगों से, R इज द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल है ना। अगर आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसका जो ये पॉइंट होता है ये क्या होता है, ये इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस होता है ना। तो अगर ये वाले पॉइंट को देखा जाए तो रेडियस ऑफ सर्कल आपका कितना होने वाला है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ R इज द रेडियस ऑफ सर्कल, R इज इक्वल्स टू A/√3 होने वाला है, A/√3। अगर आपको ज्योमेट्री का प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर आप मुझसे डाउट में पूछ लो ये कैसे आया बोल कर, तो ठीक है ना, यहाँ से ये A/√3 है, ये A/√3 है, ये A/√3 है, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है वो, इसीलिए A/√3 है, नहीं तो अलग रहता था, ठीक है, नहीं तो वैल्यू अलग आती थी उसकी। तो ये R की वैल्यू A/√3 आ गई, ठीक है। अब इसको हमने इक्वेट कर दिया, तो इक्वेट कर दिया तो ये वाली इक्वेशन में रख देते हैं, इस इक्वेशन में, है ना। तो अपनी इक्वेशन कैसी बन जाएगी फिर, ये होगी अपनी इक्वेशन 1, तो इसको बोलेंगे हम पुट इन 1 में रख दो, तो इक्वेशन हमारी क्या बन रही है, ये इक्वेशन बन जाएंगी mv² अपॉन R, है ना। R की वैल्यू कितनी है A/√3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी A नीचे √3 ऊपर, A/√3 इट इज़ इक्वल्स टू इधर कितना है √3 GM² अपॉन A का स्क्वायर, है ना, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से A से A कैंसिल हो गया, √3 से √3 कैंसिल हो गया। अब देखो M से M कैंसिल हो गया, ओहो बहुत लोग कैंसिल हो जा रहे हैं यहाँ से। तो ये A ने A को मार दिया, ये M ने एक M को मार दिया, यहाँ से √3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से v² की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास में v² की वैल्यू आ रही है
वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन ए, है ना, ऐसे आ गई वी स्क्वायर की वैल्यू। तो मतलब वी की वैल्यू कितनी आ गई, वी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जी एम बाई ए, जी एम बाई ए इतनी आ गई है। ठीक है, अपने को यही निकालने का था, ये वेलोसिटी उसको देना पड़ेगा। तो ये है अपना आंसर, ये वेलोसिटी उसको देना पड़ेगा अपने को, समझे क्या? अरे यही तो है वेलोसिटी, है ना, ये वेलोसिटी पूछा था। अब चलो टाइम पीरियड पूछा था, तो यहाँ पे लिखते हैं अपन टाइम पीरियड, लिखेंगे हम टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है अपने पास में, टाइम पीरियड होता है कैपिटल टी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है 2 पाई आर एक चक्कर में, अपॉन वेलोसिटी जो भी है। तो ये हो जाएगा 2 पाई, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू क्या लिखे थे अपने, ए बाई रूट 3 लिखे थे ना, ये देखो आर की वैल्यू ए बाई रूट 3। अच्छा वी की वैल्यू कितनी है, तो वी की वैल्यू लिखी जाएगी, क्योंकि नीचे लिखना है उसको, तो इसका रेसिप्रोकल करके यहाँ लिख दूँ क्या, रेसिप्रोकल करके ए बाय रूट जी एम, है ना, ए बाय रूट जी एम, ऐसा कर दूँ उसको। चलो ठीक है फिर, तो अब बाकी लोग जो है इनको अंदर लेके चल जाओ, इनको अंदर लेके चल जाओ। तो ये हो जाते हैं टी इज इक्वल्स टू, सब घर में बोलना, चलो अंदर, चलो अंदर, 2 पाई इधर रहने दो बाहर, बाकी सबको अंदर करो। ए अंदर जाकर ए स्क्वायर बन गया, तो ये हो गया ए क्यूब, अपॉन रूट 3 अंदर जाकर बन गया 3, और ये हो गया 3gm, 3gm। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर, ये हो गया टाइम पीरियड। समझे बात को, दिस इज़ योर टाइम पीरियड वैल्यू, याद रहनी चाहिए। तो यहाँ तक के थे हमारे कुछ अच्छे एकदम टॉप क्लास न्यूमेरिकल्स जो आज हमने सीखे हैं, और इन सबको आपको अप्लाई करना है अपने नेक्स्ट सारे न्यूमेरिकल्स के अंदर में। ठीक है, तो अगले लेक्चर में देखते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और उसका वेरिएशन, डेप्थ के साथ, हाइट के साथ, और अर्थ के रोटेशन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।